हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज की वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं फ्रॉम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज रूरल डेवलपमेंट। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे रूरल डेवलपमेंट और पहले आप इस चैप्टर को अच्छे से समझिएगा, देन नोट्स बना के फिर लर्न करिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चलिए आज स्टार्ट करने जाएंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से चैप्टर रूरल डेवलपमेंट। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी तरीके से आपको समझाऊंगी। बेटा, आप लोगों से पहले मैं ये बात करना चाहूंगी, रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ये समझ लेंगे पहले। अच्छा, रूरल डेवलपमेंट का मतलब हो गया गांव का डेवलपमेंट करना। ठीक है, रूरल का मतलब क्या हो गया, गांव का एरिया। तो उसके डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे, हम ऐसा एक्शन प्लान लेंगे, हम ऐसा प्लानिंग बनाएंगे जिससे इकोनॉमिक और सोशल चेंज आ सके। किसमें, रूरल एरिया के अंदर। देखिए क्या लिखा है फिर रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट का मतलब है एक ऐसा एक्शन प्लान बनाना ताकि सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द रूरल एरिया हो सके। अच्छा, इकोनॉमिक और सोशल चेंज या इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक चेंज के अंदर आता है और सोशल चेंज के अंदर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर चेंज आना, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छे से अच्छे होना, और उससे भी बड़ी बात है स्कूल्स ज्यादा होना रूरल एरिया के अंदर, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लिटरेट हो, पढ़े लिखे हो, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयड हो। तो रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए क्या चीज चेंज आना चाहिए, इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ होनी चाहिए हमारी इकोनॉमी के अंदर। सच एज एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि क्या हो, लोग ज्यादा से ज्यादा लिटरेट हो, पढ़े लिखे हो, ताकि उनको एम्प्लॉयड हो सके। पढ़े लिखे होंगे तो क्या होगा, जॉब भी अच्छी तरीके से मिलेगी, एम्प्लॉयड होंगे, घर को अच्छे से चला सकेंगे। ठीक है, उनके बच्चे पढ़े लिखे हो सकेंगे, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर चेंज आना चाहिए। ठीक है, तभी तो जीडीपी ग्रोथ होगी हमारी इकोनॉमी के अंदर। तो रूरल डेवलपमेंट के अंदर क्या चीज होगा, एक्शन प्लान लेना ताकि सोसाइटी और दैट मीन सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द रूरल एरिया हो सके। अब पहले के टाइम में क्या था बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले के टाइम में ज्यादा से ज्यादा रूरल एरिया के अंदर लोग ज्यादा से ज्यादा फार्मिंग करते थे, फार्मिंग पे डिपेंड थी। स्मॉल और मार्जिनल होल्डर्स जो फैमिलीज थी वो क्या करती थी, सिर्फ डिपेंड थे वो अपने सर्वाइवल के लिए, जितना भी प्रोडक्शन कर रहे थे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो रूरल एरिया के अंदर फेस कर रहे थे फार्मर, वो किस चीज की थी, क्रेडिट नीड्स की। हम क्रेडिट कहां से लेकर के आए, क्योंकि अगर उनको प्रोडक्शन बढ़ाना था तो ज्यादा से ज्यादा सीड्स की जरूरत पड़ती थी, फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ती थी, इंसेक्टिसाइड की जरूरत पड़ती थी, जिसके कारण वो क्या करते थे, जमींदार से पैसे उधार लेते थे और वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाते थे। कहने का मतलब है इतना ब्याज उनके सर पे हो जाता था, ब्याज उतारते उतारते क्या चीज हो जाता था, वो और ब्याज में फंस जाते थे, क्योंकि वो उनका जो असली कीमत थी वो तो दे ही नहीं पाते थे। कहने का मतलब इतना ब्याज उनको मिलता था, क्योंकि कोई इंस्टीट्यूशनल सोर्स नहीं थी। फॉर एग्जांपल कोई बैंक नहीं था, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं थी। तो पहले के टाइम में तो ये लोग क्या करते थे, जमींदार वगैरह से पैसे ले लेते थे, जिसके कारण क्या चीज था, वो हाईली डेब्ट ट्रैप में फंस जाते थे, ज्यादा से ज्यादा ब्याज पे करते थे और ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था, जिसके कारण उन्हें क्या करना पड़ता था, फसल को कम दाम पे जमींदार को ही बेचना पड़ता था। तो उनके पास जो भी प्रोडक्शन होता था फसल का, वो क्या रह जाता था, सिर्फ उनके सर्वाइवल के लिए। तो बेटा ऐसी कुछ जानकारी हम रूरल डेवलपमेंट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे और देख लीजिए। फिर मैंने आपको रूरल डेवलपमेंट तो बता दिया था कि हमारा गांव के इलाके का रूरल का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, रूरल एरिया का। ठीक है, जब ज्यादा से ज्यादा चेंज लिया करा जाए, किसमें, इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ के लिए चेंज करा जाए रूरल एरिया के अंदर। अब एक चीज ध्यान से सुन लीजिए, सबसे पहले रूरल एरिया के अंदर लिंगरिंग चैलेंजेस पढ़ेंगे। ठीक है, लिंगरिंग चैलेंजेस का मतलब है जो पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं। मेन प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया, क्रेडिट की थी। ठीक है, फिर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की थी, कि जब प्रोड्यूस होकर के आ गया है तो ऐसी मार्केट कहां से चूज करें कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन जो हो रखा है अनाज का वो उसको बेच पाए। तो देखिए क्या चीज है, रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट और एग्रीकल्चरल क्रेडिट मीन्स क्रेडिट फॉर फार्मिंग। अब बेटा एक बात ध्यान से सुन लेना, कोई भी बिजनेस चलाने के लिए हर पर्सन को फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, दैट मींस पैसे की जरूरत पड़ती है। तो रूरल क्रेडिट और एग्रीकल्चर क्रेडिट का मतलब क्या है, क्रेडिट फॉर फार्मिंग। रूरल एरिया के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर अगर क्रेडिट की नीड जरूरत पड़ रही है तो किस लिए पड़ रही है, फार्मिंग के लिए। क्योंकि क्रेडिट क्या है, लाइफ लाइन ऑफ फार्मिंग एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज। अब क्रेडिट की जरूरत क्यों थी, क्योंकि ये एक फार्मिंग एक्टिविटी, लाइफलाइन किसकी है, ये फार्मिंग एक्टिविटी जो रूरल एरियाज के अंदर करी जा रही है।
अब रूरल एरिया के अंदर तो ज्यादातर लोग फार्मिंग पे ही डिपेंड है, तो जरूरी बात यही है कि उनको क्रेडिट की जरूरत पड़ती ही रहती है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा आगे। द नीड फॉर क्रेडिट अराइजेस बिकॉज ऑफ द टू रीजन। अब हम पढ़ेंगे जो क्रेडिट नीड फार्मर की अराइज हो रही है उसके दो कारण क्या है, किस चीज के लिए उन्हें जरूरत है। मोस्ट फार्मिंग फैमिलीज इन इंडिया आर स्मॉल और मार्जिनल होल्डर्स। बेटा जी जो फार्मिंग फैमिलीज है वो बहुत ज्यादा पैसे वाली तो है नहीं, तो उनको क्रेडिट की नीड्स तो जरूरत है ही ज्यादा से ज्यादा। अब एक बात ध्यान से देखना, वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जितना भी प्रोड्यूस कर रहे हैं जस्ट फॉर सर्वाइवल कर रहे हैं। अगर उन्हें एक्सेस सरप्लस या एक्सेस प्रोडक्शन करना है तो व्हाट दे नीड क्रेडिट फैसिलिटीज। तो नीड फॉर क्रेडिट देयरफॉर इज अनअवॉइडेबल, तो उसको अवॉइड नहीं कर सकते। दी जेस्टेशन, सेकंड पॉइंट क्या है, दी जेस्टेशन लैग बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप। अब एक क्रॉप को बोना, फसल को बोना, और हार्वेस्टिंग पीरियड फसल को काटना एक लॉन्ग पीरियड था, जिसके कारण क्या चीज हुई, दिस कंपाउंड द नीड फॉर क्रेडिट टू मीट इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑन सीड्स। अब बेटा क्रेडिट की नीड्स क्यों जरूरत पड़ती थी, क्या चीज खरीदने के लिए, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इंप्लीमेंटेशन एंड सम फैमिली एक्सपेंसेस। अब ध्यान से सुन लीजिए, क्रॉप को बो दिया और हार्वेस्टिंग उसका टाइम पीरियड फसल का कटने का, उसके बीच में एक टाइम गैप है, तो तब तक सम फैमिली एक्सपेंसेस ऑल्सो अकर्ड। जैसे कि क्या चीज है, मैरिज होना किसी की डेथ हो गई, किसी का बर्थ हो गया, और अदर रिलीजियस सेरेमनीज जिसके लिए पैसे की तो जरूरत पड़ेगी। तो ये बात बोल रहे हैं, इसलिए रूरल एरिया के अंदर क्रेडिट की नीड्स सबसे ज्यादा जरूरी मानी जा रही थी। ये वो दो रीजन है जिसके लिए क्रेडिट की आवश्यकता थी, कहां पर, रूरल एरियाज के अंदर। अब ध्यान से देख लीजिए, अब रूरल क्रेडिट नीड ऑफ इंडियन फार्मर्स के बारे में पढ़ेंगे। बेटे तीन तरह के से होते हैं ये, एक है आपका शॉर्ट टर्म क्रेडिट, फिर है आपका मीडियम टर्म क्रेडिट, और जो तीसरा आपका है वो क्या है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट। अब तीनों को अच्छे से पढ़ेंगे। शॉर्ट टर्म क्रेडिट का टाइम पीरियड क्या है, 6 to 12 मंथ, ध्यान से सुन लीजिएगा, 6 to 12 मंथ। मीडियम टर्म क्रेडिट का टाइम पीरियड क्या है, 12 मंथ्स टू 5 years, और लॉन्ग टर्म क्रेडिट का टाइम पीरियड क्या है, 5 to 20 years। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा, शॉर्ट टर्म क्रेडिट का टाइम पीरियड क्या है, 6 to 12 मंथ्स हो गया। आपका मीडियम टर्म क्रेडिट का टाइम पीरियड क्या हो गया, 12 मंथ्स टू 5 year हो गया, और लॉन्ग टर्म क्रेडिट का आपका टाइम पीरियड क्या हो गया, 5 to 20 years। अब शॉर्ट टर्म क्रेडिट के अंदर जो लोन लिया जा रहा है 6 से 12 महीने के लिए, किस चीज को खरीदने के लिए करा जा रहा है, इनपुट्स लाइक सीड्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, इंसेक्टिसाइड्स हो गया, और इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट करने के लिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट लिया जा रहा है। अब मीडियम टर्म क्रेडिट जिसका टाइम पीरियड 12 मंथ्स टू 5 years था, वो किस लिए लिया जा रहा है, परचेज ऑफ मशीनरी, डिगिंग ऑफ वेल्स हो गया, और कंस्ट्रक्शन ऑफ फेंसेस हो गया। ठीक है, डिगिंग ऑफ वेल हो गया, कुएं को खोदना, ठीक है, ये लोन उसके लिए लिया जा रहा है जिसका टाइम पीरियड है 12 मंथ से 5 year। अब लॉन्ग टर्म क्रेडिट परचेज करने के लिए क्या चीज, आपने कोई लैंड खरीदा हुआ है जिसपे फार्मिंग हो रही है, उसके साथ आपको एक जमीन का टुकड़ा और मिल रहा है उसको खरीदने के लिए, या आपके पास कोई लैंड है उसमें परमानेंट इंप्रूवमेंट करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ रही है, उसके लिए क्या चीज है, ध्यान से सुनना, टाइम पीरियड ऑफ सच लोन्स रेंजेस बिटवीन 5 to 20 years। आई होप अच्छे से आपको क्रेडिट नीड ऑफ इंडियन फार्मर भी समझ आ गया हो। नेक्स्ट है आपका, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। अब सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट दो तरीके से है बेटा जी, ठीक है। अब रूरल एरिया में रहने वाले लोग कैसे अपनी क्रेडिट नीड्स फुलफिल करें, एक है आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, एक हो गया आपका इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। अब नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हो गया कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल सोर्सेज। ट्रेडिशनल मतलब गांव में रहने वाले लोगों से ही पैसे वगैरह ले लेना, अब वो कौन है डिटेल में पढ़ेंगे। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हो गया मॉडर्न और इमर्जिंग सोर्सेज, फॉर एग्जांपल बैंक हो गया, नबार्ड हो गया, ये सब, इनके बारे में डिटेल में बताऊंगी तब अच्छे से आपको क्लियर होगा। देखिए, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो किसी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड नहीं है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए कौन से हैं वो, दी मेजर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज वर मनी लैंडर्स। मनी लैंडर्स कौन होंगे, जमींदार, अभी जैसे आपको बताया था। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मनी लैंडर्स हैज बीन एडवांसिंग अ मेजर शेयर ऑफ फार्म क्रेडिट, द पीजेंट्स आर एक्सप्लॉइटेड थ्रू वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। मनी लैंडर्स कौन होंगे, जमींदार, जो बहुत पॉपुलर हैं, पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं, जो फार्मर्स को पैसे लेंड करते हैं और बहुत ज्यादा ब्याज उनसे लेंगे, जिसमें डेब्ट ट्रैप में वो फंस जाएंगे ब्याज देते देते ही, और ज्यादा से ज्यादा पीजेंट्स जो स्मॉल मार्जिनल होल्डर हैं, जो फार्मर्स है, स्मॉल फार्मर है, वो क्या हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट हो जाएंगे बेटा, और उन्हें
क्या होगा, जितना भी प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप उन्होंने करा है, जितने भी फसल उन्होंने बनाई है, सस्ते दाम पे किनको बेचनी पड़ जाती थी, मनी लेंडर्स को। इस तरह से वो एक्सप्लॉइट हो रहे थे। फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से आपको मैंने समझाया भी था, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, जाकर के वीडियोस देख लेना, ठीक है। तो मनी लेंडर्स फ्रॉम द बिगिनिंग, मनी लेंडर्स एडवांसिंग अ मेजर शेयर ऑफ द फार्म क्रेडिट, द पीजेंट्स आर एक्सप्लॉइटेड, ठीक है। अब वो क्या कर रहे थे, मेजर शेयर ऑफ द फार्म क्रेडिट ले रहे थे। अब उसके अंदर क्या था, पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट करा जा रहा था, स्मॉल फार्मर्स को वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करके, ठीक है। ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज थी जहां से पैसे दिए जा रहे थे फार्मर्स को। रिलेटिव्स, अब फार्मर को जब जरूरत पड़ती थी वो अपने रिलेटिव से पैसे ले लेते थे। कल्टिवेटर्स बोरो फंड्स फ्रॉम देयर ओन रिलेटिव्स इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, जब बहुत टाइम पीरियड खराब था, क्राइसिस थे, तो वो पैसे क्या कर लेते थे, बोरो कर लेते थे अपने रिलेटिव से। कौन, कल्टिवेटर्स। दीज लोन आर काइंड ऑफ द इनफॉर्मल लोन्स। इनफॉर्मल लोन्स का मतलब अपने रिलेटिव फ्रेंड से पैसा ले लिया, किसी भी कोई फॉर्मल लाइन से पैसा नहीं लिया, फॉर एग्जाम्पल बैंक्स और या किसी इंस्टीट्यूट से। एंड कैरी नो इंटरेस्ट, अब किसी रिलेटिव से पैसा लेंगे, फ्रेंड से पैसा लेंगे, तो वो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते थे। एंड आर नॉर्मली रिटर्न आफ्टर हार्वेस्टिंग, जब फसल कट जाती थी उसके बाद वो पैसा पे बैक कर देते थे। याद रखिएगा, रिलेटिव्स हो गए, पहला हो गया मनी लेंडर। मनी लेंडर से पैसा ले रहे थे तो वो ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे स्मॉल फार्मर्स को, क्योंकि ब्याज ही वो इतना लगा रहे थे पैसे, और रिलेटिव कोई ब्याज नहीं ले रहे थे। जब फसल कट जा रही थी तो वो वापस दे रहे थे। नेक्स्ट है आपका ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट। ट्रेडर्स और कमीशन, ट्रेडर्स कौन होते हैं, बिजनेसमैन। कमीशन एजेंट कौन हो गए, जो रूरल एरियाज के अंदर एजेंट होते थे, जिनकी हेल्प से फर्दर उनको पैसा मिलता था। दे प्रोवाइड क्रेडिट टू दी पीजेंट्स ऑन दी मोर्टगेज ऑफ क्रॉप्स, जब वो क्रॉप को गिरवी रखेंगे तो वो फार्मर को पैसा दिला देते थे। एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ कंडीशन दैट क्रॉप विल बी सोल्ड टू देम एट लो प्राइस। अब एक बात ध्यान से सुनना, जो एक कमीशन एजेंट हो गए, जिसको हम बिचौलिया भी बोलते हैं, ट्रेडर्स हो गया, बिजनेसमैन, ये क्या करते थे, ये फार्मर से डील करते थे। ये फार्मर को बोलते थे ठीक है हम तुम्हें पैसा दे देंगे और उस पे आपसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो चार्ज करेंगे ही करेंगे, और एक ये भी प्रॉमिस ले लेते थे कि हम आपको जो भी क्रॉप आप बनाएंगे वो सस्ते दाम पे हमें ही बेच देंगे। ये क्या चाहिए, दैट द क्रॉप विल बी सोल्ड टू देम एट द लो प्राइस। जब आपकी फसल बन जाएगी, जो फसल कट के तैयार हो जाएगी, वो फसल आप हमें बेच देना, वो क्रॉप आप हमें बेच देना, ठीक है। कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, एट लो प्राइसेस पे, ठीक है बेटा। तो याद रखना, ये कंडीशन रख देते थे कि हम आपको, आप अपनी क्रॉप हमें हमारे पास गिरवी रख दो, एक तरीके से अपनी क्रॉप हमारे पास गिरवी रख दो, हम हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे जो पैसा देंगे, और जब क्रॉप आपकी बन के तैयार हो जाएगी आप कम दाम में वो क्रॉप हमें ही बेच दोगे। तो फार्मर अपने सर्वाइवल के लिए क्या करते थे, इनसे पैसा ले लेते थे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे एक्सप्लॉइट करे जा रहे थे, और जब वो क्रॉप बन के तैयार हो रही थी उसके ही कम दाम में वो उन्हीं को ही बेच देते थे। और किसको बेटे, ट्रेडर्स और कमीशन एजेंट को। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट है आपका रिच लैंडलॉर्ड्स। अब रिच लैंडलॉर्ड्स कौन होंगे, अमीर जमींदार्स, लैंडलॉर्ड्स जमीन के मालिक। स्मॉल एज वेल एज मार्जिनल फार्मर्स टेक लोन्स फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स फॉर मीटिंग देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। लैंडलॉर्ड्स ऑल्सो चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब लैंडलॉर्ड्स भी क्या करते थे, जमींदार जो होते थे, ठीक है, जमीन के मालिक, वो भी क्या करते थे, चार्ज करते थे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन, और एक्सप्लॉइट करते थे स्मॉल फार्मर्स को, पीजेंट्स को स्मॉल फार्मर्स ये बोलते हैं, पर्टिकुलरली स्मॉल फार्मर्स को। किस चीज के लिए, ज्यादा से ज्यादा उनपे ब्याज लगा के, इंटरेस्ट रेट लगा के। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। देखिए इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। अब इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पे जाने से पहले हम एक बार देख लेंगे बेटा हमने नॉन इंस्टीट्यूशनल में क्या क्या पढ़ा। एक हमने पढ़ा है मनी लेंडर्स, दूसरा हमने पढ़ा है रिलेटिव्स, तीसरा हमने पढ़ा है ट्रेडर्स और कमीशन एजेंट हो गया, और चौथा हमने पढ़ा है रिच लैंडलॉर्ड। ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज थे, किसी भी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड नहीं थे, जिससे फार्मर्स क्या कर रहा था, पैसा उधार ले रहा था और एक्सप्लॉइट भी हो रहा था। अब देख लेते हैं हम इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, अच्छी तरह से कर लीजिएगा। इंस्टीट्यूशन और नॉन इंस्टीट्यूशन को बहुत अच्छे से रीड आउट करिएगा। अब मेजर चेंजेस अकर्ड आफ्टर 1969 व्हेन इंडिया अडॉप्टेड द क्रेडिट अप्रोच थ्रू वेरियस एजेंसीज। अब क्या आ गई, 1969 के बाद इंडिया ने अडॉप्ट करा क्रेडिट अप्रोच, किससे, थ्रू वेरियस एजेंसीज, जिसका सबसे पहला है हमारा कोऑपरेटिव क्रेडिट। अब कोऑपरेटिव क्रेडिट का काम क्या था, देखिए कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज का मतलब ये है 10-12 लोग आगे आ गए, जिसके अंदर 10-12 क्या 15 लोग आप समझ लीजिए एक कोऑपरेटिव
क्रेडिट सोसाइटी उन्होंने बना ली। अब एक साथ मिलके उन्होंने पैसे जोड़ना स्टार्ट कर दिए। अब उनमें से किसी भी व्यक्ति को अगर पैसे की जरूरत पड़ जाती थी तो वो क्या करते थे, जितना पैसा जोड़ा होता था वो उसकी हेल्प कर देते थे एक स्मॉल मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है, बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे। और बाद में जब वो पैसे पे बैक कर देता था, जो भी इंटरेस्ट इकट्ठा होता था वो आपस में बांट लेते थे। तो इससे क्या होता था, जिसको जरूरत पड़ती थी पैसे, उसकी हेल्प भी हो जाती थी। तो देखिए, इट प्रोवाइड एडिक्वेट क्रेडिट टू द फार्मर एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। करंटली कोऑपरेटिव अकाउंट जो चल रहा है रूरल एरिया के अंदर वो कितना है, 16 to 70% ऑफ द रूरल क्रेडिट फ्लो। 16 से 17% क्रेडिट नीड ऑफ द फार्मर्स फुलफिल कर रहे हैं, क्रेडिट नीड फ्लो हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रीजनल रूरल बैंक। अब रीजनल रूरल बैंक का काम क्या था, दे वर सेटअप टू प्रमोट क्रेडिट सप्लाईज पर्टिकुलरली इन द रिमोट रूरल एरियाज। अब बहुत ध्यान से सुनना, ये सेटअप करा गया था क्रेडिट सप्लाई करने के लिए बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ इलाका रूरल एरिया का और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट पे काम कर रहा था। अब क्या करे थे, रीजनल रूरल बैंक का काम क्या था, अपने अपने रीजन की जो अलग अलग रीजन है, जैसे ठीक है बेटा, अलग अलग रीजन की क्या करना, क्रेडिट नीड ऑफ द फार्मर्स को फुलफिल करना, ठीक है, ताकि फार्मिंग और ज्यादा अच्छी हो सके। तो दे वर सेटअप टू प्रमोट क्रेडिट सप्लायर पर्टिकुलरली इन द रिमोट रूरल एरियाज एंड बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट, अपनी अपनी रीजन में क्या चीज करना, क्रेडिट प्रोवाइड करना फार्मर्स को, जिनका मेन एम क्या था, क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना स्मॉल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर पीजेंट्स को, एग्रीकल्चरल लेबरर्स जो एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, ठीक है, जो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं उनको क्रेडिट देना। इनका मेन याद रखना, रीजनल रूरल बैंक इसलिए बना था, अपने अपने रीजन, अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट के फार्मर्स को ज्यादा से ज्यादा जो पिछड़े हुए इलाके में रह रहे हैं, रीजनल रूरल एरिया के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, अपने अपने रीजन को क्या चीज करना, सप्लाई करवाना क्रेडिट, जो रिमोट रूरल एरियाज के अंदर रह रहे हो और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के अंदर रह रहे हो, ठीक है, स्मॉल फार्मर्स को, मार्जिनल फार्मर्स को और एग्रीकल्चरल लेबरर्स को। नेक्स्ट आ गया आपका गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का काम क्या है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, द लोन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट आर नोन एज टकावी लोन्स। अब आपसे इस एग्जाम में अगर पूछ लिया व्हाट इज टकावी लोन्स, तो आपको याद रखना है, दे आर लेंट ड्यूरिंग द इमरजेंसी और डिस्ट्रेस लाइक फेमाइन, नेचुरल डिजास्टर हो गया, फेमाइन, फ्लड आ गई, ड्रॉट आ गया, ठीक है। तो याद रखना, गवर्नमेंट ये लोन कब प्रोवाइड करेगी, इस लोन को टकावी लोन बोल रहे हैं जब कोई इमरजेंसी हो गई, डिस्ट्रेस हो गया लाइक फेमाइन, फ्लड, नेचुरल कैलामिटीज आ गई। द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट सच लोन इज एज लो एज 6%। इस पे ब्याज लिया जा रहा है इस लोन पे, याद रखिएगा, ठीक है। टकावी लोन का याद रखिएगा, टकावी लोन इज लेंट ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड, जब कोई नेचुरल कैलामिटीज आ जाए लाइक फेमाइन, फ्लड, ड्रॉट हो जाए। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ दिस लोन इज 6%। चलिए, ये भी बहुत अच्छा से समझ आ गया मैम। नेक्स्ट है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अदर कमर्शियल बैंक। अब देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले रूरल एरियाज के अंदर सबसे पहले जो आया था एसबीआई था, आया था, और आप किसी भी रूरल एरिया के अंदर चले जाएंगे आपको एसबीआई बैंक जरूर मिलेगा। The State Bank of India is set up in 1955 with the focus on rural credit। सबसे पहले क्यों बनाया गया था, ये सेटअप करा गया था 1955 में, फोकस किस पे था इनका, रूरल क्रेडिट, रूरल एरिया के अंदर क्रेडिट नीड फुलफिल करना। द गवर्नमेंट रियलाइज्ड दैट रूरल क्रेडिट नीड्स कुड नॉट बी मेट बाय द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। अब गवर्नमेंट ने ये रियलाइज करा था कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज सबकी नीड तो फुलफिल नहीं कर पाएगी, तो इसलिए उसने क्या चीज करा, क्या खोल दिया, एसबीआई, ठीक है, एंड दैट द कमर्शियल बैंक शुड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। कैसे, दिस प्रमोटेड द नेशनलाइजेशन ऑफ सर्टेन बैंक्स इन 1969। अब इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट सरकार ने क्या करा, ज्यादा से ज्यादा नेशनलाइजेशन ऑफ द सर्टेन बैंक ओपन कर दिए गए 1969 में। द नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक थ्रू देयर ब्रांच एक्सपेंशन प्रोग्राम, कमर्शियल बैंक की ब्रांच भी ज्यादा से ज्यादा फैलानी स्टार्ट करी रूरल एरियाज के अंदर। वो डायरेक्टेड टू ऑफर क्या, क्रेडिट डायरेक्टली टू दी फार्मर, ताकि क्रेडिट नीड ऑफ द फार्मर्स फुलफिल कर पाए डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज, की कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू क्रेडिट नीड ऑफ द फार्मर पूरी कर पाए फैसिलिटीज, उसकी ब्रांच को ज्यादा से ज्यादा फैला के। अब ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। तो इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में सेटअप कर दिया गया था, क्या फोकस करने के लिए, रूरल क्रेडिट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, ठीक है, उसकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए फार्मर्स की। अब सरकार ने कहा सारी नीड्स फुलफिल कोऑपरेटिव सोसाइटी तो कर नहीं पाएगी फार्मर्स की, इसलिए उन्होंने क्या करा, एसबीआई को ओपन कर दिया और उसकी ब्रांचेस ज्यादा से ज्यादा फैला दी गई, ठीक है। सॉरी।
1969 के अंदर नेशनलाइजेशन ऑफ सर्टेन बैंक करा गया, जिसमें सारी ब्रांचेस भी फैला दी गई ताकि डायरेक्टली फार्मर्स को पैसा क्रेडिट नीड्स फुलफिल करा जा सके। चलिए नेक्स्ट है नाबार्ड। बहुत अच्छा टॉपिक है, नाबार्ड की फुल फॉर्म बहुत अच्छे से करके जाना, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेशनल बैंक और फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड क्या है? अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, याद रखिए सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, हैंडलिंग पॉलिसी प्लानिंग एंड वर्किंग फॉर द एक्सपेंशन ऑफ रूरल क्रेडिट। ये काम किस लिए कर रहा है? रूरल क्रेडिट के लिए। सेटअप कब हुआ था? 1982। 1 मार्क क्वेश्चन के लिए अच्छे से पढ़ लेना। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सबसे बड़ा अपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो हैंडल कर रहा है पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहा है, प्लानिंग कर रहा है, वर्किंग कर रहा है रात दिन, किस चीज के लिए? फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द रूरल क्रेडिट। सेटअप कब हुआ था? 1982। याद रखिए कब सेटअप हुआ था? 1982। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मेन फंक्शन क्या है? सबसे बड़ा अपेक्स का मतलब सबसे बड़ा फंडिंग एजेंसी है जो प्रोवाइड कर रहा है क्रेडिट टू द फार्मर्स। फॉर द इंस्टीट्यूशन जो प्रोवाइड कर रहा है क्रेडिट कहां पर? रूरल एरियाज में। सेकंड, टू टेक एप्रोप्रिएट मेजर टू इंप्रूव द क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फॉर पर्सोनल का मतलब होता है स्टाफ। अब ये क्या कर रहा है? ये एप्रोप्रिएट मेजर्स यानी स्टेप्स ले रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव कर पाए क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम। प्रोवाइड कर रहा है नाबार्ड के अंदर ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग किसको? स्टाफ को, ताकि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव हो सके क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम हमारी इकोनॉमी के अंदर। अब ये क्या करता है? नाबार्ड का काम है वो कोऑर्डिनेट करता है रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ ऑल द क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। हर एक इंस्टीट्यूशन के साथ वो एक क्या करके रखता है? हर एक फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या करके रखता है बेटा? कोऑर्डिनेट करके रखता है। ठीक है, गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो रिसोर्स बैंक हो और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, ताकि रूरल के अंदर क्रेडिट फैसिलिटीज और ज्यादा अच्छी से अच्छी करा सके। फिर उसके बाद क्या काम करता है? टू अंडरटेक मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। ये चेक करके रखता है कि जो काम अच्छे से क्रेडिट प्रोवाइड करने का है कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। टू अंडरटेक मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ प्रोजेक्ट रिफाइनेंस बाय नाबार्ड ने जो प्रोजेक्ट चलाया है क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का, फार्मर्स को मॉनिटर करता रहेगा, इवेल्युएट करता रहेगा टाइमली, कि वो चेक करता रहेगा कि अच्छी तरीके से वो एप्रोप्रिएट तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। याद रखिएगा सबसे पहले क्या कर रहा है? ये मेजर्स ले रहा है कि वो इंप्रूव कर सके क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग क्या? ट्रेनिंग स्टाफ को प्रोवाइड करके। कोऑर्डिनेट करेगा रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, रिसोर्स बैंक के साथ, ताकि ये देख सके कि अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज फार्मर को दे सके। ठीक है, किस चीज के लिए? क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए। फिर ये चेक करेगा क्या सारी जितनी भी फैसिलिटी क्रेडिट की जो चल रही है, जो काम कर रहे हैं, जो स्टाफ काम कर रहा है वहां पर, क्या वो अच्छी तरीके से, वो प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आ गया सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG, जो लिंकेज प्रोग्राम किसके लिए? माइक्रो फाइनेंसिंग नीड ऑफ द रूरल एरिया। अब माइक्रो क्रेडिट क्या चीज होता है? गिविंग स्मॉल लोन टू द इंडिविजुअल। देखिए बेटा, सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब क्या होता है? अपनी खुद की हेल्प करना। अपनी खुद की हेल्प कैसे करेंगे? इसके अंदर भी क्या चीज हो जाएगा? एक सपोज करो हम किसी शहर के अंदर रह रहे हो, वहां अलग अलग कॉलोनीज है। अब हर एक कॉलोनी वालों ने पैसे जमा करने स्टार्ट कर दिए। एक एग्जांपल ये है, ठीक है, वो खुद की हेल्प कर रहे हैं। अब उसने क्या करा? अब पूरी कॉलोनी के अंदर सपोज करो 150 लोग हैं या 100 लोग हैं। अब 100 लोगों ने पैसे जमा करने स्टार्ट करे, किसी एक पर्सन को जरूरत पड़ी, उन्होंने उसको पैसा दे दिया, और क्या है? मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, फिर बाकी क्या चीज होगा? अब जब उसके पास वो पैसे होंगे, वो इंस्टॉलमेंट में वो पैसे पे करना शुरू कर देगा। ठीक है बेटा, तो माइक्रो क्रेडिट नीड्स गिव स्मॉल लोन्स टू द इंडिविजुअल एनेबलिंग देम टू बिकम द सेल्फ एम्प्लॉयड बाय एस्टैब्लिशिंग स्मॉल एंटरप्राइजेस। उसको पैसों की जरूरत क्यों पड़ेगी? ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके, जिससे वो एक स्मॉल एंटरप्राइजेस खोल सके। ठीक है, खुद की हेल्प करना। माइक्रो क्रेडिट नीड और सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब है खुद की हेल्प करना। अब वो क्या? जैसे मैंने आपको बताया, ये पूरा एक ग्रुप बना लेते हैं, जिस ग्रुप का नाम करते हैं ये सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, ये हेल्प करते हैं किसी उस मेंबर के ग्रुप की, ठीक है, बाय चार्जिंग देम मॉडरेट इंटरेस्ट रेट, और वो क्या चीज करेंगे? ताकि वो अपनी स्मॉल एंटरप्राइजेस ओपन कर सके। माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स were started to help people in underdeveloped countries who are not covered by any banking system। जहां कोई बैंकिंग सिस्टम नहीं है, जहां कोई इंस्टीट्यूट नहीं है,
वो फैसिलिटीज, वहां पे ये लोग क्या कर लेते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लेते हैं और एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं। ठीक है, टू फिल द गैप इन इनफॉर्मल क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म, दस दे हैव इमर्ज्ड टू फिल द गैप। अब उन्होंने ये क्यों बनाया है बेटे, ये बहुत ध्यान से सुन लेना। उन्होंने ये इसलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है क्योंकि उनके पास कोई भी फॉर्मल क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म, कोई मशीन, कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो उनको क्रेडिट प्रोवाइड कर सके, तो उन्होंने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिया। दिस प्रोग्राम आर बिकमिंग पॉपुलर अमंग स्मॉल बोरोअर्स, ओइंग का मतलब होता है ड्यू टू देयर इनफॉर्मल क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म। ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है स्मॉल बोरोअर का, जिनको पैसों की जरूरत पड़ती है ड्यू टू देयर इनफॉर्मल क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म। ठीक है, इनफॉर्मल तरीके से, यानी एक ग्रुप बनाया हुआ है जो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं क्या चीज, मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज। अब एक बेटा ध्यान से सुनना, अब इन्होंने एक ग्रुप इसलिए भी फॉर्म कर लिया है क्योंकि जब हम फॉर्मल तरीके से किसी इंस्टीट्यूट से पैसे लेने जाते हैं तो बहुत पेपर वर्क वगैरह होता है, तो ये फार्मर्स क्या चीज सोचते हैं, हम पेपर वर्क में कौन फंसे, तो इसलिए इन्होंने क्या बना लिया, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिससे वो क्या करते हैं कि चीज से बचने के लिए ये इन्वॉल्विंग मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज ही नहीं होती है, बैंक के अंदर तो लीगल फॉर्मेलिटीज होती है ना। इन इंडिया वन सच माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम इज सेल्फ हेल्प ग्रुप। हम माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम जिसका नाम लिया गया है वो क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोमोट थ्रिफ्ट यानी सेविंग हैबिट अमंग रूरल हाउस होल्ड। अब क्या करते हैं, सारे जितने भी रूरल एरिया के हाउस होल्ड घर में रहने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, सेविंग करके रखते हैं, फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप में वो पैसा जमा कर लेते हैं। ठीक है, स्मॉल सेविंग्स आर मोबिलाइज्ड बाय द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड ऑफर्ड एज क्रेडिट टू इट्स। अब घर में रहने वाले लोग क्या करते हैं, मैंने बताया आपको एक कॉलोनी है सपोज करो, वो सारे क्या कर रहे हैं, 100 लोग पैसे जमा कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, स्मॉल सेविंग्स, अब बाद में जिसको जरूरत पड़ रही है वो उसकी हेल्प करने के लिए पैसा दे दे रहे हैं। एज क्रेडिट टू डिफरेंट मेंबर्स डिपेंडिंग ऑन देयर नीड, उनकी नीड के हिसाब से पैसा दे देंगे। क्रेडिट इज ऑफर्ड विदाउट एनी सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये बैंक से रिलेटेड नहीं है, बस इसमें इनको प्रोवाइड करना पड़ता है मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। बाय May 2019 नियरली 54 लाख वुमेन, ध्यान से सुनना, वुमेन की बात करें, 54 लाख वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप विद ऑलमोस्ट 6 करोड़ वुमेन एज मेंबर आर ऑपरेटिंग अक्रॉस डिफरेंट रूरल एरियाज। कितने, ध्यान से सुनना, बाय May 2019 नियरली 54 लाख वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम कर रहे हैं विद ऑलमोस्ट 6 करोड़, सेल्फ हेल्प ग्रुप खोल दिए 54 लाख वुमेन ने, विद ऑलमोस्ट 6 करोड़ वुमेन आर दी मेंबर, 6 करोड़ वुमेन मेंबर हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो काम कर रहे हैं अक्रॉस डिफरेंट रूरल एरियाज। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो। अब जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो है मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन इतना आप पढ़ के रखिएगा, अच्छे से समझिएगा, देन नोट्स प्रिपेयर करिएगा, फिर लर्न करिएगा और वीडियो को फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। ऐसे ही बेटा वीडियोस देखते रहें, सपोर्ट करते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। गॉड ब्लेस यू।